Shah Building Materials of Sona Ice Factory, Old Agra Road, Malegaon. Contact number 9273181814. के दरमियान तशरीफ ला रहे जोरदार तालियों से इस्तकबाल की। रौनक ग्रुप की जानिब से, रौनकाबाद की जानिब से आसिफ शेख रशीद साहब की खिदमत में शॉल और फूलों का हार पेश किया जा रहा है। कितने मिनट इस जलसागाह के अंदर मौजूद तमाम मेरे नौजवान साथी, बुजुर्ग हजरात और घरों में बैठी हुई मेरी माँ और बहनें, मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस इस्तकबालिया जलसे के सदर मोहतरम मेरे भाई हाजी रशीद खजूरवाला साहब बना के दो ना मंच पे तशरीफ फरमा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम ही ओहदेदारान, तमामी सेल के अध्यक्ष, तमामी सेल के ओहदेदारान, ब्लॉक अध्यक्ष, तमामी विंग के ओहदेदारान, इस इलाके के तमामी जिम्मेदारान, मेरे सामने मौजूद मेरे बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है ऐसी मेरी माँ और बहनें, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं जो नौजवानों के अंदर जो जोश था, मैं ऐसे तमाम ही जिम्मेदारान का और नौजवानों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। अगर हमारे मुकर्रीर जो मेरे से पहले जो हमारे मुकर्रीर थे जिन्होंने तकरीर की, अगर उनसे अपनी तकरीर के अंदर अगर कहीं कोई ऐसा लफ्ज अल्फाज निकला होगा या ऐसी कोई गलती हुई होगी तो मैं सबसे पहले आप लोगों से, शहर के आवाम से माजरत चाहता हूं, माफी चाहता हूं। बहुत हमारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ हमारे पास मटेरियल है, लेकिन मैं सोच रहा कहां से शुरू करूं, क्योंकि हमारा शहर, हमारे नौजवान और हमारी मां और बहनें बहुत जज्बाती है। जज्बात में आकर फैसला हम लोग करते हैं। हमारी मां बहनों का दिल बहुत मोम होता है, वो भी जज्बात में आ जाती है। नौजवान ज्यादा जज्बात में आ जाते हैं, लेकिन आज मैं शहर पर बाद में बात करूंगा। हम जिस मुल्क के अंदर रहते हैं, हम जिस देश के अंदर रहते हैं, मेरा आपसे सवाल है कि हमारा मुकाबला कौन सी पार्टी से, कौन सी फिरका परस्त तंजीम से है? अगर मुसलमानों का मुकाबला अगर इस मुल्क के अंदर
अगर किसी से है तो वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से हमारा मुकाबला है। अगर कोई जातिवाद तंजीम है मुसलमानों के खिलाफ इस मुल्क के अंदर तो वो आरएसएस है। आरएसएस विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है। ऐसी जातिवाद पार्टियां और ऐसी जातिवाद तंजीमों से हमारा मुकाबला इस मुल्क के अंदर आज चल रहा है। आज बताइए क्या क्या हम मुकाबला कर रहे हैं कि इस मुल्क का मुसलमान क्या भाजपा से मुकाबला कर रहा है, या इस मुल्क का मुसलमान क्या आरएसएस से मुकाबला कर रहा है, या इस मुल्क का मुसलमान क्या विश्व हिंदू परिषद से मुकाबला कर रहा है। मुकाबला लड़ाई तो हमसे है, इस देश के मुसलमानों से है, लेकिन हमारी लड़ाई कौन लड़ रहा है ये सवाल आज इस मुल्क के मुसलमानों के सामने है, हमारे शहर के सामने है। क्या जरूरत है शरद पवार साहब को, क्यों भारतीय जनता पार्टी अजीत दादा पवार साहब के बहनों के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर इनकम टैक्स की रेड होती है, एडी का छापा पड़ता है, एडी की नोटिस आती है, जो मरकज के अंदर बैठी भाजपा की सरकार ये शरद पवार फैमिली को तकलीफ देने का काम कर रही है। किसके वजह से? या बंगाल के अंदर ममता बनर्जी भाजपा से लड़ी और जीती, किसके लिए लड़ रही है? या बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव अगर भाजपा से मुकाबला कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? या उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव अगर भाजपा से मुकाबला कर रहे हैं तो किसके वास्ते कर रहे हैं? ये सवाल आज हमारे अपने सामने है। क्यों? वो हिंदू नहीं, वो भी हिंदू है, भाजपा के लोग भी हिंदू है, लेकिन वो मुकाबला मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं और मुसलमानों के लिए जीत रहे हैं और तकलीफ भी उठाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम आपस में बंटने का काम जरूर कर रहे हैं। अगर शरद पवार साहब इस महाराष्ट्र के अंदर सरकार नहीं बनाते, अगर भाजपा के साथ बैठ जाते तो उनको कौन बोलने वाला था? क्यों उनको सत्ता प्यारी नहीं है? उनके साथ सत्ता बनाते तो मरकज के अंदर भी शरद पवार साहब मिनिस्टर होते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे महाराष्ट्र के मुसलमान जो मुझे बरसा बरस से वोट देते आए हैं, मेरा साथ देते आए हैं, मैं उनसे गद्दारी नहीं करूंगा। इसके लिए भाजपा को दूर करने का काम किया। ममता बनर्जी सीबीआई की रेड हुई इलेक्शन से पहले, डराने के लिए, धमकाने के लिए। वो हिंदू नहीं है, वो चाहती तो बोलती आप एक्ट कर लेंगे, मुझे भी सत्ता प्यारी है, लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसा नहीं किया। इसके लिए कि बंगाल के मुसलमान उसके साथ हमेशा से रहे हैं और उनके लिए कुर्बानी दी और 1 by 1 लड़ी और जीतने का काम किया। लालू प्रसाद यादव जेल के अंदर रहे, लेकिन घुटने नहीं टेके बीजेपी के सामने। अकेला उनका लड़का तेजस्वी यादव ने पूरा संबली का इलेक्शन लड़ा, लेकिन भाजपा के सामने घुटने नहीं टेके, इसके लिए कि मुसलमान उनके साथ खड़ा है। लेकिन उनको हराने का काम किसने किया? अगर बिहार के अंदर या हैदराबाद का पार्सल वहां नहीं जाता तो बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव का लड़का वजीर आला रहता, मुख्यमंत्री रहता। मेरा आप लोगों से सवाल है,
कब हम लोग समझदारी का फैसला लेंगे? अगर सेकुलर, इस मुल्क की सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को बचाने के लिए, अगर ये सब सेकुलर पार्टियों के लीडरान अगर भाजपा से मुकाबला कर रहे, वो हमारे लिए कर रहे हैं, और हम जो भाजपा को फायदा पहुंचा रहे, ये हैदराबाद के लोग जो कभी बंगाल के अंदर जाकर मुसलमानों की वोट की बंटवारे की बात करते, कभी महाराष्ट्र के अंदर आकर मुसलमानों की वोट की बंटवारे की बात करते, कभी बिहार के अंदर, कभी अब उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर मुसलमानों की वोट की बंटवारे की बात करते और भाजपा को फायदा पहुंचाते। हमारा शहर जज्बाती हो गया और वोट दे दिया और एक नाकारा आदमी को एमएलए बना दिया। क्या कारपोरेशन में इसी करने का इरादा है क्या? अल्लाह ताला ने एक मर्तबा हमको दुनिया में पैदा किया, हमारी दूसरी जिंदगी नहीं होने वाली है। लेकिन हम हमारे आने वाली नस्ल के बारे में नहीं सोचते। क्या हमारे जाने के बाद इस मुल्क के हालात अगर खराब हो गए तो क्या फिर कोई हैदराबाद के अंदर जो एक्शन हुआ था वैसा करवाओगे? ये जब तक सेकुलर पार्टियां जिंदी है, जब तक हमारी हिफाजत है। जिस दिन सेकुलर पार्टियां खत्म हो जाएगी, हमारी हिफाजत करने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं रहने वाला। आने वाले दिनों के अंदर ये शहर के नौजवानों को, आने वाले दिनों के अंदर ये शहर के नौजवानों को, शहर की मां बहनों को, शहर के बुजुर्गों को किसके हाथ में सत्ता देना है, किसमें हाथ में एमएलएशिप देना है, किसको आमदार बनाना है, किसको मेयर बनाना है, ये फैसला आने वाले दिनों के अंदर आप लोगों को करना है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं बोलना। बहुत मटेरियल मैं भी पॉइंट लिख कर लाया हूं आज, बहुत मटेरियल है। यहां हमारे मुकर्रीर बोल रहे थे कि शहर के एमएलए को काम करना चाहिए। पहले था ये शहर को 5 साल हिसाब दिया हूं मैंने, हिसाब 24 तारीख को 2 साल मुकम्मल हो जाएगा। अगर ये सोचते होंगे कि ये शहर की आवाम हिसाब नहीं मांगेगी, ये शहर के नौजवान हिसाब नहीं मांगेंगे, तुमने जो महागठबंधन तैयार किया था ना, अगर शहर का एमएलए बड़ा जिम्मेदार है तो आप भी उससे कम नहीं हो। जनता दल के लोग और पानी की टाकी के लोग, उनको भी हिसाब देना पड़ेगा, तुमको भी हिसाब देना पड़ेगा। जनता है, सब जानती है, इलेक्शन आएगा आपकी समझ बना देंगी यही जनता, यही शहर की आवाम। रियाज अली साहब और महिला भी, मैंने प्रोग्राम तय किया वो आपको ही करना है। अभी तो सिर्फ सेवादल, यूथ, माइनॉरिटी, महिला विंग और तमाम विंग के लोगों से, ये मेरे जो जाबाज सिपाही है, ये टीम है मेरी, तुम इनसे पहले पूर लेना, इनसे मुकाबला कर लेना, बाद में मैं जिंदा हूं। मेरा फैक्टर लेकर जाओ, शहर के आवाम को बताओ, शहर की मां बहनों को बताओ कि तुम्हारे साथ कितना बड़ा धोखा इस शहर के एमएलए ने, एक आलिम ने, एक मुफ्ती ने किया है। 2007 में भी
ऐसा ही धोखा शहर की आवाम से, शहर की मां बहनों से किया गया था कि शाम होने का इंतजार हमारी मां बहनें करती है, संडास नहीं बनी। जब भी धोखा किया गया, आज भी धोखा किया गया। ये धोखेबाज लोग हैं, ये हमेशा इस शहर को धोखा ही देने का काम करेंगे। 24 तारीख को हमारी टीम इनसे हिसाब पूछेगी, शहर में जरूर पूछेगी और जवाब देना पड़ेगा। ये बार बार बोलते हैं 400 करोड़ रुपए की बजट रखने वाली कारपोरेशन। शेख आसिफ इस मंच से खुला चैलेंज तुमको करता है, तुम जो ये शहर के आवाम को झूठ बोलते हो, धोखा देते हो, चलो चैलेंज है मेरा, तुम्हारे जो मेयर हुए हैं ना 4, उनकी बजट बुक, उनके 10 साल का हिसाब लेकर आ जाओ और हमारे मेयर का हम हिसाब लेकर आकर बैठेंगे। मेरे समेत, पहला मेयर कांग्रेस का मैं था, मेरे समेत आज तक के मेयर का हिसाब लेकर मैं चैलेंज से बोलता हूं, अगर 400 करोड़ रुपया अगर ऊपर होगी, आवक कारपोरेशन को शहर से मिलती होगी, तो शेख आसिफ तुम्हारा फुलार करेगा, तुम धोखा देना बंद करेगा। तुम जिस क्लास के स्टूडेंट हो ना, क्लास का हेडमास्टर था मैं। बराबर है, ये जिस स्कूल के स्टूडेंट है उसका हेड मास्टर रह चुका हूं, इसलिए तो कागज के फूल से ही जमीन खसक जाती। मैं बहुत हैरान था कि शहर के एमएलए अखबार के अंदर भी, हमारे अखबार के नुमाइंदे यहां बैठे हुए, माफ करना कोई तनकीद नहीं कर रहा हूं, बड़े शौक से लिखते कि हजरत वाला दिल्ली के अंदर जैसी ये खबर लिखते, मैं दूसरे दिन का अखबार देखता कि कहीं कोई वजीर के साथ फोटो तो छपी तो नहीं, कम से कम वो पढ़ लूं कि कोई किसी को मेमोरेंडम दिए कि करोड़ रुपया लाने गए, रिटर्न आ जाते, फिर भी कोई खबर नहीं छपती, सिर्फ दिल्ली के अंदर ये लिखा जाता है। दिल्ली क्यों जा रहे हो, क्या काम से जा रहे हो, इसका जवाब भी शहर के आवाम को देना पड़ेगा। मुझे पता है नुमाइंदा दिल्ली क्यों जाता है, असल में नागमणि का जो शौक है ना, अभी तक गया हुआ नहीं। वो नागमणि वाली बात, नागमणि तो जंगलों के अंदर नहीं मिली। किसी ने कहा था 2007 में कि कारपोरेशन के बाजू में किला है, ये वहां नागमणि ढूंढ रहे थे। किसी ने कहा हजरत तुम यहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो, बाजू में कारपोरेशन है, यही माल मिल जाएगा, नागमणि की जरूरत नहीं। ये जब सियासत के अंदर आए, लेकिन नागमणि का शौक गया नहीं। नुमाइंदे को 5 करोड़ रुपए के अंदर ठग लिया गया है। क्या बोल रहा हूं, ठग लिया गया है। दिल्ली की फ्लाइट की टिकट आप देखो या ट्रेन की टिकट आप निकाल कर देख लो कि कोई भी सियासी आदमी उनके साथ नहीं जाता, कोई कॉर्पोरेटर उनका नहीं जाता, कोई वर्कर उनका नहीं जाता। जाता कौन, लड़का जाता है, लड़का जाता है बस। जो मेरी जानकारी है कि शहर में 3000 करोड़ रुपया आने वाला है, 3000 करोड़ रुपया शहर के विकास के लिए नहीं आए, आप गलत मत समझो। अब दिल्ली के ठग तो बहुत मशहूर है, इनको बताया गया है स्क्रिप्ट कि रिजर्व बैंक में जो पैसा सील हो जाता है ब्लैक मनी का, ब्लैक मनी का पैसा जो
सील हो जाता है, ऐसा एक पार्टी ने किया, गवर्नमेंट ने सील कर दी कि ये ब्लैक मनी का है, उसको दिया नहीं जा सकता। शायद हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का कोई कानून है कि अगर जिसका पैसा सील है, जमा है, अगर वो किसी संस्था को, सामाजिक संस्था हो, चैरिटेबल संस्था हो, उनको अगर कोई हॉस्पिटल हो, अगर उनको दान कर दे तो वो पैसा दिया जा सकता है, ऐसा बताया गया। और उसके लिए मुझे 5 करोड़ रुपया खर्च लगेगा, ले लिया गया और ये बोला गया कि वो संस्था को 10% देंगे, अपन 100 करोड़ जिसका पैसा सीधा वाया उसको पहुंचा देंगे और 100 करोड़ अपने को मिल जाएगा। अरे 1,000 करोड़, सॉरी, ऐसा 3,000 करोड़ रुपए के लिए नुमाइंदा दिल्ली के चक्कर काट रहा है और ये शहर को लावारी छोड़ने का काम किया गया है, लावारी छोड़ना, नौकरशाही। आज जो बात मैं बोलूंगा यहां, शहर की आवाम मेरी एक एक बात को नोट करे, एक एक बात को नोट करे और खास तौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और जिम्मेदार इस बात को नोट करे। क्या आता माजी सटकली, माजी सटकली, ये 2 सालों के अंदर और इस मंच से अगर पुलिस प्रशासन यहां पर होगा, अगर कोई बात नहीं पहुंचा सकता है या अखबार के जरिए बात पहुंचे या यूट्यूब चैनल के जरिए यह बात पहुंचे, तो तमाम ही सरकारी डिपार्टमेंट ये शहर के सबसे पहले तो सिविल हॉस्पिटल, वहां के डॉक्टरों को मैं बोलना चाहूंगा, वहां के जिम्मेदारों को मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आज के बाद अगर हमारी शहर की एक भी मां बहने अगर तुमने डिलीवरी के वास्ते वहां पर आई, सीजर के वास्ते अगर वहां पर आई, अगर तुमने थुड़िया भेजने का काम किया तो ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वर्कर तांडव मचा देंगे, तांडव। और याद रखना, राष्ट्रवादी कांग्रेस के वर्कर और लीडर कभी पुलिस से भागने का काम नहीं करते। जो नौकरशाही तुम्हारी चल रही, जो डिक्टेटरशिप तुम्हारी चल रही सिविल हॉस्पिटल में, अब उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कई मां बहने का इंतकाल हो गया, बोलने वाला कोई नहीं, अब तुम्हारा चलने वाला नहीं। अगर तुम ट्रांसफर करके बताओ और उसको अगर आपका फोन आ गया, कसम खुदा की, वहां पर गेट पे आकर किसको टांडो बोलते और किसको टांडो मचाना बोलते मैं बताता हूं। और कारपोरेशन के नौकरशाहों से भी मुझे बोलना है, अली एकबार हॉस्पिटल के भी डॉक्टरों से बोलना है, हेल्थ ऑफिसर से भी बोलना है। हमारी मां बहनें यहां पर आती तो बीपी हाई है, तुम ट्रांसफर करते हो, कारपोरेशन का फुकट का पगार दे रही, गांधी डॉक्टर को पैनल बना है, एमबीबीएस डॉक्टर है, जरा सी बात के ऊपर एक दूसरे के ऊपर पेशेंट को भेजना बंद करो, न तो अभी सिर्फ कारपोरेटर आकर वहां पर हंगामा करते। और जिस दिन मैं आ गया तो याद रखना, मैं एक भी चीज ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर मेरे गरीब भाइयों पर, मेरी मां बहनों के साथ अगर तुमने अगर गलत काम करने का फैसला किया तो मैं माफ नहीं करूंगा। चाहे एफडीओ ऑफिस हो,
चाहे संजय निराधार हो, वजीफा मिलता हमारे बुजुर्गों को, मां बहनों को, बेवाओं को, अपन को, चाहे राशन की दुकानें हो, लाइट एकदम ये सब अधिकारियों ने लाइन डोरी पकड़ लेना चाहिए। वो आमदार से तुम नहीं डरते होगे, वो नाकाम है तो क्या हुआ, ये शहर हमारा है और ये शहर के लिए लड़ना और मरना हमने तय कर लिया, तय कर लिया है हमने। अनिल सदर साहब बोल रहे थे कि कंपनी के अंदर, पावर कंपनी के अंदर जाते उधर करो थोड़ा। पानी की बोतल, एसी कैबिन मिल जाती तो ये तो सोचते होंगे कि 24 घंटे यही मुकाम कर। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से पहले कहना चाहता हूं, ये शहर का लैंड ऑर्डर बरकरार रखने की जिम्मेदारी इस शहर के पुलिस डिपार्टमेंट की है। पहले इस बात को पुलिस नोट कर ले और उसके बाद महावितरण के जो अधिकारी सोएगांव के अंदर बैठते हैं उनको बोलना चाहूंगा कि कंपनी का टैक्स, कंपनी का एग्रीमेंट महावितरण कंपनी से कोलकाता कंपनी का है। कई दिन से हम बर्दाश्त कर रहे हैं। मैंने इससे पहले भी कहा मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है कि जब तक मैं आमदार था, एमएलए था, शहर के अंदर पावर कंपनी को कदम रखने नहीं दिया। जैसी मैं हटा, नए एमएलए आए और वो कंपनी आ गई और ताबा ले ली। उसका भी तुम इल्जाम मुझ पर ही डालते और कुछ मत डालना, हाथ छोड़कर विनती। समझे नहीं? समझ गए? लेकिन पावर कंपनी के तमाम ही कर्मचारी से अगर आपके घरों तक आते हैं मीटर निकालने के लिए, मीटर जमा करने के लिए, कनेक्शन काटने के लिए या जानबूझकर दादागिरी करके रेड करते हैं, तो एक को भी घर में घुसने मत दो, मीटर बदलने मत दो, कनेक्शन काटने मत दो। ये मैं शेख आसिफ बोल रहा हूं। अगर जबरदस्ती करे और शहर का लैंडमार्क बिगड़ा तो इसके जिम्मेदार शहर की पुलिस रहेगी, पुलिस रहेगी। और मैं कानूनी बात करता हूं, अगर गवर्नमेंट ने यहां कंपनी अगर दे भी दी तो उस एग्रीमेंट के अंदर लिखा है कि पहले ये तमाम ही चूनी केबल बदल डालो, तमाम ही पोल बदल डालो, पूरा सिस्टम नया बनाओ और उसके बाद बिल वसूल करो, डिस्कनेक्ट करो, नए मीटर लगाओ और उनको बोलो कि पहले वायर बदल, ये खंभा बदल, ये ट्रांसफार्मर बदल, उसके बाद आना मीटर काटने के लिए। और मदनी नगर सब स्टेशन से इस इलाके को तकलीफ, गुरुवार वार्ड के आवाम को तकलीफ, हमारे मजदूर भाइयों को तकलीफ, हमारे गरीब भाइयों को तकलीफ। आज बोल रहा हूं कि 1 तारीख तक अगर पावर, मदनी नगर पावर सब स्टेशन का और गुरुवार वार्ड और रौनकाबाद वार्ड, इस इलाके के अंदर जितनी भी बस्तियां हैं, जितने भी मकान हैं, अगर यहाँ पर जो तकलीफ होती है, 10-10 घंटा बंद होता है, 6-6 घंटा बंद होता है,
ट्रांसफार्मर फेल होता है, अगर ये बंद नहीं हुआ तो 1 तारीख के बाद ये पावर हाउस चलेगा नहीं। मैं यहाँ घुसने नहीं दूंगा कोई कर्मचारी को, तुम्हारी कोई भी गाड़ी चलने नहीं दूंगा रास्ते पर। ये याद रखना कंपनी के लोग, और इसकी जिम्मेदार पुलिस होगी अगर शहर का लैंड ऑर्डर खराब हुआ, क्योंकि कानून के अंदर ये लिखा है, एग्रीमेंट में लिखा है, न तो उनसे एग्रीमेंट बुलाकर मेरी मीटिंग चौराहे के ऊपर लो, मुझे ऑफिस के अंदर बात नहीं करना, पब्लिक के सामने बात की जाएगी। शहर के बुनकर भाइयों से कहना है मुझे, आप एक ऐसे लीडर के साथ में चलते हो जो तुमको कब बेच डालता है तुमको पता भी नहीं चलता, तुमको पता भी नहीं चलता तुमको बेच डाला जाता है। और ऐसे बुजुर्ग आदमी के साथ में तुम, अगर बुनकर भाई दोबारा मेरी बात पर गौर करे और अगर आपको अफसोस होगा तो मेरी ऑफिस खुली हुई है आपके भी लिए। मैं सिर्फ अगर गरीबों की बात कर रहा हूं तो आपकी भी बात करना चाहता हूं, क्योंकि शहर हमारा अपना है, ये शहर हमारा अपना है। 15,000, 20,000, 25,000 डोनेशन के नाम पर जो लिया जा रहा है, आपसे भी हाथ जोड़कर विनती है, प्राइवेट स्कूल वालों से अपील है मेरी, ये बंद कर दो। यकीन जानो सब दिखता है हमको, सब समझता है हमको, उसके बावजूद भी हम लोग आंख बंद कर लेते हैं। अल्लाह के वास्ते बंद कर, नहीं तो ये राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता जिस दिन ठान लिए ना, उस दिन सब काला चिट्टा मैं बाहर निकाल दूंगा। मैं किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा हूं, पूरे शहर के अंदर ये चल रहा है, ये बंद होना चाहिए। गरीब के बच्चों का भी उतना ही हक है कि वो प्राइवेट स्कूल के अंदर तालीम हासिल करे, और अगर आपसे स्कूल नहीं चलती तो बंद कर दो। जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती है क्या? बंद कर दो। अरे बच्चों से भी लिया जाता और टीचर से 20-20 पेडी, 15-15 पेडी, उसके बाद भी अप्रूवल नहीं, उसके बाद भी पगार नहीं। फिर बोलते यार वो मंजूरी लाना 15-15 हजार लगेगा। वो कलर जो रहते ना, चाय से ज्यादा केतली गरम। 70 पेडी मालेगांव की वो झंकर मैडम थी ना, उसने लेके निकल गई, मुझे सब मालूम है। हाथ जोड़ के अपील है, ये सब धंधे अब बंद होना चाहिए। अब ये राजकारण हम ऐसा नहीं करेंगे जैसा तुम सोच रहे हो। अलग तर्ज का राजकारण चलेगा इस शहर के अंदर, चाहे वो कोई भी अदारा हो, कोई भी, अपना हो या पराया हो, बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा इस शहर के अंदर। आप ये अवामी तहरीक बनेगी, हर मामला अवामी तहरीक बनेगी। मैं बहुत दिन से सोच रहा था, राणा साहब, चाहे मेरी बात किसी को पसंद ना आए तो अलग बात हो सकती, जब कोऑपरेटिव अदारों का इलेक्शन आता है तो मैं या मेरे वालिद बयान देते कि कोऑपरेटिव अदारे से हमारा कोई लेना देना नहीं इलेक्शन से, आपको जिसको वोट देना दे दो। ऐसा ही हमारा बयान हमेशा आता, कभी हमने इंटरेस्ट नहीं लिया, कभी नहीं। लेकिन आज भी मैं नहीं लूंगा, ना मेरे परिवार का कोई भी आदमी प्राइवेट कोऑपरेटिव अदारे के अंदर ना इलेक्शन लड़ेगा ना खड़ा रहेगा, ये तो मैं कसम खा के कहता हूं। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि भ्रष्टाचार अब कोऑपरेटिव अदारे के अंदर भी बहुत बढ़ने लगा है। लोग कारपोरेशन पे उंगलियां उठाते, सियासी लोगों पर उंगलियां उठाते,
लेकिन कोऑपरेटिव अदारे के इलेक्शन 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के अंदर डिक्लेयर होने वाले हैं। मेरी स्टडी चालू है। अगर जो मैनेजमेंट के लोग हैं या आज के इख्तियार के लोग हैं, उनके खिलाफ में कोई बुनकर भाइयों का मजबूत पैनल अगर तैयार होगा तो शेख आसिफ और हमारे वर्कर उनके साथ खड़े रहेंगे। अब वहां भी धांधलशाही नहीं चलेगी। अरे इतना एहतियात, अरे बैंक का हम लोग तो पानी भी नहीं पीते, हमारे जेब की बाहर से चाय मंगा कर पीते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार कैसे होते हैं पता है? जो बैंक के कर्मचारी होते उनको पीएफ किया जाता है बड़ा बड़ा का, और उनके अकाउंट में डालकर वाया पैसा लिया जाता है। कोई वकील की फीस 15 लाख है, उसको 30 लाख दिया जाता है। मीटिंग का खर्चा 5 लाख, उसको 10 लाख बताया जाता है। लेकिन वही पैसा खाया जा रहा है और उसके बाद भी पार्सलिटी चल रही है। लेकिन मैं ऐलान कर रहा हूं, उनके सामने कोई बुनकर भाइयों का पेपर वाले कोई गलत सलत मत छापना, मेरे जुमला छापो, मैं तो मत छापना। आज के इख्तियार वालों के खिलाफ में कोई बुनकर भाइयों का कोई मजबूत पैनल खड़ा होगा तो मैं उसके साथ दूंगा। हमारे वर्कर भी उसका साथ देंगे। मुझे सब पता है वोट कहां का है और कितनी वोट है, क्योंकि मेरी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कोऑपरेटिव सेक्टर में भी बहुत इंटरेस्ट रखती है। और अल्लाह का करम है कि एनसीपी के कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी है, सहकार मंत्री भी है। थोड़े से मैं बोल रहा हूं, समझ जाओ। तुम किसी भिवंडी वाले की सिफारिश भी लेके जाएंगे, चलने वाली नहीं है, बिल्कुल नहीं चलने वाली। सब पहले बिल्डिंग कर दिया हूं, उसके बाद आज बोल रहा हूं ये बात। बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं, नौजवानों से, बुजुर्गों से, मेरी मां बहनों से, कि आज के जलसे के अंदर जो बातें मैं बोल रहा हूं आपके लिए, हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन किसके लिए? शहर की आवाम के लिए, गरीब भाइयों के लिए। और इसके बाद, आज के जलसे के बाद, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का रवैया बिल्कुल अलग होगा। ये ऐलान आज मैं करता हूं। आक्रामक होगा, तांडव मचेगा, जलगार होगी, ये सब जलगार होगी। और जो छोटे मोटे लोग फड़फड़ करते हैं ना, अब हमेशा इनकी एक कोशिश रहती कि हम बयान दे तो शेख आसिफ बयान दे, हम बयान दे तो शेख आसिफ बयान दे। मेरे को तो बहुत ज्यादा इंटरव्यू देने का शौक नहीं है। कुछ लोग तो सच के सामने के ऊपर, अरे बेडरूम के पीले बेडशीट बिछा कर इंटरव्यू दे देते, इतना शौक। सच बोल रहा हूँ, सच का सामना। चादर का कलर भी याद है, हरा नहीं था, पीला था चादर का कलर। मुझे शौक नहीं है। अल्लाह ने इतनी इज्जत से नवाजा कि 2014 के इलेक्शन में जितनी वोट मुझे मिली, 19 के अंदर उससे मुझे ज्यादा वोट मिली। और तुम 2-4 हजार के अंदर कारपोरेटर बने हो। मैं तुम्हारा जवाब नहीं, ये रियाज अली और ये हमारे वर्कर तुमको जवाब देंगे। गुरुवार वार्ड का मैटर है, उसका चार्ज रियाज अली साहब को दे दिया गया है। बिल्कुल। और मैंने कुसुम्बा के जलसे में भी कहा कि मेरा परिवार मुझे पहले है। वहां पर भी कहा था, अगर मेरे परिवार के ऊपर, मेरी खानदान के ऊपर किसने उंगली उठाई तो उसका जवाब शेख आसिफ पहले पढ़कर देगा, याद रखना। तुम्हारी भूल है कि हमारे अंदर इख्तिलाफ है,
हमारे अंदर अल्लाह का करम है कि आज तक ना कभी इख्तिलाफ हुआ और ना इंशाअल्लाह मरते दम तक इख्तिलाफ होगा। हम सब एक है, हम सब साथ है, चाहे मेरे चाचा हो, चाहे मेरे वालिद हो, या मेरे खानदान का छोटा छोटा बच्चा क्यों ना हो। उन्हें समझ निकाल लेना। और मेरे परिवार और मेरे खानदान के ऊपर अगर किसने उंगली उठाई तो उसका जवाब मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि कानूनी तरीके से भी और हर तरीके से कैसे देना मुझे अच्छा समझता है। तो याद रखना, आपकी गलत फहमी होगी तो दूर करो, दूर करो। तो यकीन जानो, मैं कोई दमबाजी नहीं करता हूं। अल्लाह ने मेरी सूरत भी बहुत भोली बनाई, बराबर है, हमेशा मुस्कुराता रहता हूं। अगर कोई बाजू से मुझे तंज करके टोनिंग करके चला गया तो भी मैं नजरअंदाज करता हूं। एडी का नाम मैंने बहुत सुना था कि एडी कार्रवाई करी सेंट्रल गवर्नमेंट की। मतलब एडी का ऑफिस का है, कम से कम ये तो देख लूं। यकीन जानो, मैंने एडी का ऑफिस भी देख के आया और उसके अंदर जाकर आया और सब मालूमात लेकर आया। सीबीआई का दफ्तर कहां है बांद्रा के अंदर, वो भी मुझे पता है। एंटी करप्शन ब्यूरो का दफ्तर मुंबई में हेड ऑफिस कहां है, ये मुझे पता है। इनकम टैक्स का दफ्तर मुंबई में कहां है, वो भी मुझे पता है। नासिक के अंदर इनकम टैक्स का ऑफिस कहां है, एंटी करप्शन ब्यूरो का ऑफिस कहां है, क्राइम ब्रांच का ऑफिस कहां है, सब मुझे पता है। लेकिन सही बात बोलूं, मुझे ना वक्त नहीं है, न तो कितना काला धन जो लोग शहर छोड़कर चले जाने वाले थे, इतना काला धन कहां से जमा हुआ मुझे सब पता है कहां से आया है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पास वक्त नहीं है। लेकिन अगर मेरे एक भी कार्यकर्ता पर, एक भी वर्कर पर, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अगर ये महागठबंधन के लोगों ने अगर नजर भी उठाकर देखा तो उस दिन अगर तय कर लिया तो तुम्हारी इतना सिकंजा कसूंगा तो तुमको याद रहेगा जिंदगी भर कि पाला किससे पड़ा है तुम। सब इंसानियत मैंने घर पर रख के आया हुआ और अल्लाह से जुमा के अंदर एक ही दुआ किया कि अल्लाह ताला से मैंने दुआ किया, अल्लाह सिर्फ तेरा मोहताज बनाना, ये बंदों का मोहताज मुझे मत बनाना। और ये भी दुआ मांगा कि इस शहर के नौजवान, इस शहर के बुजुर्गों, इस शहर की मां बहनें और इस शहर के लिए जीना है, मरना है और आप लोगों के लिए संघर्ष करने के लिए मैंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी है। मैंने मेरी जिंदगी वक्फ करने की भी दुआ करके आया हूं और इंशाअल्लाह आपके लिए लड़ूंगा और आपके लिए जीऊंगा, ये हमारा तय है। मैं मरूंगा तो मेरी बॉडी हैदराबाद नहीं जाएगी, मैं मरूंगा तो मेरी बॉडी, मेरी मैयत हैदराबाद नहीं जाएगी। पैदा भी यही हुआ, जी रहा भी यही हूं और मरूंगा भी यही और इंशाअल्लाह दफन भी यही होगा। ये बात आपको समझ लेना चाहिए मैं क्यों बोल रहा हूं। वक्त आ रहा है, हैदराबाद का पार्सल वापस आएगा, लेकिन वो चला जाएगा 2 घंटे में तकरीर करके। लेकिन मेरी दफन भूमि भी, मेरा कब्रिस्तान भी यही है। ये बात सिर्फ आपने अगर जहन में बैठा ली तो इंशाअल्लाह तुम उसकी बोलने पर वोट नहीं दोगे।
उसके बोलने पर वोट नहीं दोगे, क्योंकि वही हैदराबाद के पार्षद ने कहा था कि मुझको देखकर वोट दो, क्योंकि उसको पता था कि मैं जिसको उम्मीदवार बना रहा हूं वो नाकारा है। उसको पता था। भारतीय जनता पार्टी का पता है, अभी तक हिंदुस्तान के अंदर 1300 लोग कांग्रेस के, अलग अलग सेकुलर पार्टियों के, भाजपा की डर से जो भ्रष्टाचारी थे, एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा भाजपा ने उन पर इल्जाम लगाए थे भ्रष्टाचारी लोग हैं, भाजपा के अंदर वो चले गए तो वो जैसा गंगा के अंदर नहाकर निकल के पवित्र हो गए। भाजपा उनको ले ली और पवित्र कर दी और उनको मंत्री बना देती है, कोई ओहदा दे देती है। जो लोगों ने, मैं सिर्फ एक जुमले के अंदर बात खत्म करूंगा, करते थे, हमने तो उनका मुकाबला किया, हमने तो लड़ा, डिफेंस किया, लेकिन वो जब 6 दिसंबर आता था तो जब बोलते थे कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद शहीद, यही बोलते थे ना। और आज के एमएलए ने उन्हीं के साथ लगकर शहीदों की यादगार के पास काला झुब्बा पहनकर 6 दिसंबर के दिन कि कांग्रेस के वजह से बाबरी मस्जिद शहीद हुई और राम मंदिर बना, ये शहर के एमएलए के जुमले हैं। अगर ये कांग्रेस में चले गए तो ये पवित्र हो जाएंगे, या कांग्रेस इनके पास आ गई कि कांग्रेस पवित्र हो जाएगी, पाक हो जाएगी, ये फैसला उनको करना है, मुझे नहीं और शहर की आवाम बराबर करना है। अब वो कहीं नहीं जाए, अरे जब मैंने फैसला कर लिया कि मुझे एनसीपी में जाना है तो इसी जगह पे तुमसे मशवरा किया, अब पलट के थोड़े देखना है। अब आगे चाहे जो भी हो मंजिल मिले ना मिले, आगे मौत हो जाए या जिंदा रहे, आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस होना, हिम्मत होना कि मैंने जो फैसला किया, जो मेरी मंजिल है, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, वहां हमको पहुंचना है। अगर तुम्हारे हौसले बुलंद है तो अल्लाह की मदद आती है और मंजिल पहुंच आसान होती है। और मैंने तो फैसला कर लिया। ये अखबार के अंदर आपा का खेल जो खेल रहे हैं ना, वो पानी की टाकी को डराने के लिए खेल रहे हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो भी डर जा रहे, कभी रोज सलाइन लग जा रही, कभी क्या हो जा रहा, क्या होगा, क्योंकि नाड़ी में जो लटके हैं वो तो छूटने का नाम नहीं ले रहे, ये पता है। तो ये आपा का खेल से हम डरते नहीं, हम तो वो पहलवान है कि जब अगर मैदान में उतर गए तो वो कितना बड़ा पहलवान है, हाथ मिलाने से डरते उठते नहीं, फिर या आर हो या पार हो। ये मुझे दम देते हैं, दम पे मारने वाले नहीं। और कांग्रेस को मैं जितना करीब से जानता हूं, कोई नहीं जानता, वक्त आने पे बताऊंगा। आखिरी मेरी बात है, उसके बाद मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। आखिरी बात है, मानव समाचार चैनल यहां पर लाइव चल रहा है, मेरी मां बहनें घरों में बैठी हुई है, मैं बहुत माफी के साथ कहना चाहता हूं, मुझे माफ करना अगर मेरे जबान से कोई गलत जुमला निकला तो उसके लिए मैं पहले ही माफी चाहता हूं। अब ये शहर के अंदर सियासत पानी की तरह साफ होना चाहिए, मिलावट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पानी की तरह साफ होना चाहिए, मिलावट नहीं। मैं माफी के साथ बोल रहा हूं, अगर माफी भी आपको पसंद नहीं आई तो कल तनकीद करना है, अंधे भक्त भी तनकीद कर सकते हैं, उनको भी इजाजत है।
शहर की दीनी तंजीमें जितनी भी हो, चाहे कोई भी मसलक की हो, साफ तौर पर मेरा बोलना है, शहर में जितनी भी दीनी तंजीमें हैं, चाहे वो कोई भी मसलक की हो, जरा पॉलिसी वाजे कर दो, पॉलिसी वाजे कर दो। शहर को गुमराह मत करो। अगर कोई करता होगा तो सबको नहीं, कि तुम सियासी हो, मजहब के नाम पर इस्तेमाल करना और उसके बाद वोट की सियासत करना और उसके बाद वोट मांगने के लिए जाना। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो अल्लाह रसूल का मैं वास्ता देता हूं, ये छोड़ दो, ये शहर को गुमराह मत करो, छोड़ दो। साफ सुथरी सियासत के अंदर सबको एक टाइम दंगल में कूद जाने दो, दो हाथ मुकाबला कर लेने दो। मजहब अलग रखिए, दीन अलग रखिए, शरीयत अलग रखिए, अल्लाह रसूल अलग रखिए और सियासत सियासत की तरह होने दो। साफ सुथरी सियासत करने दो। बहुत इस्तेमाल हो गया शहर में। कोई कुछ लोग को जमा करता, पुलिस स्टेशन चले जाता, बाद में वही लोग को जमा करता, फिर इलेक्शन आता तो वोट मांगने लग जाते। इलेक्शन करीब आता तो तहरीक शुरू हो जाती थी दीनी जलसों की, फिर उसके अंदर बुलाया जाता, फिर इशारों के अंदर बोला जाता, फिर वोट मांग ली जाती, इलेक्शन आता, फिर वही स्टेज बदल जाता, बैनर बदल जाता, स्टेज पे बैठे हुए लोग वही नजर आते। फिर हमारी माँ बहनें स्टेज से दुआ होती, हमारी माँ बहनें आमीन बोल देती, जाकर आप उनकी वोट हासिल कर लेते, शहर की आवाम से वोट हासिल कर लेते। ये आप मत करो, अल्लाह के वास्ते मैं आपसे अपील करता हूं। अभी इलेक्शन आ रहा है, हमारी माँ बहनें जो आलमा है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, मैं बहुत इज्जत व एहतराम करता हूं सब लोग का, दीनी लोगों का, चाहे वो कोई भी मसलक के हो, बहुत इज्जत व एहतराम मेरे पास है। मैं बहुत एहतराम की नजर से देखता हूं, चाहे आलमा हो, चाहे आलिम हो, चाहे मुफ्ती हो, चाहे हाफिज हो, चाहे कारी हो, मैं सबको बहुत एहतराम से नजर से देखता हूं, बहुत एहतराम करता हूं, बहुत इज्जत करता हूं। अभी इलेक्शन आएगा, फिर हमारी माँ बहनों का इस्तेमाल लिया जाएगा, फिर वहां पर भैया तो ऐसा करते, ये बताया जाएगा, जहन साजी की जाएगी। अल्लाह का खौफ जरा अपने दिलों के अंदर रखो, मत गुमराह करो। अगर वोट मांगना है तुमको तो ये ऐलान कर दो कि इस्तेमाल भी होगा और वोट भी मांगी जाएगी। कसम खुदा की, शेख आसिफ आज के बाद आपको कभी अपील नहीं करेगा। अगर साफ सियासत करना है तो साफ करो, अगर मिक्स करना है तो मिक्स करो, लेकिन बोल कर करो, धोखा मत दो इस शहर को, इस शहर की माँ बहनों को धोखा मत दो, इस शहर के नौजवानों को धोखा मत दो, इस शहर के बुजुर्गों को धोखा मत दो। साफ सुथरी सियासत करो। बहुत नुकसान इस शहर ने झेल चुका है, बहुत नुकसान। 7 साल हो गए एमएलए आप थे, क्या शहर को दिया, ये जवाब दे दो। आपकी इक्तिदार आपको मिला, 4 मेयर आपके बने, वो हिसाब दे दो। या ये 2 साल में तुमने क्या किया, वो हिसाब दे दो। मैं तो कहता हूं कि हिम्मत, हौसला, डरो सिर्फ अल्लाह से। कोई वोट मांगने आए, जो असेंबली के वक्त तुम्हारे पास आए तो उनका गिरबान पकड़कर पूछो कि तुमने क्या किया, किस मुंह लेकर तुम वोट मांगने आए। अगर जब तक तुमने हिम्मत नहीं की, रास्ता बंद कर दो गली का, पहले जवाब, उसके बाद अंदर तय कर लो। अगर कानून, जमहूरियत उन लोगों के लिए है तो वोटर की भी अधिकार है, वोट देने वालों का भी अधिकार है। नेताओं को जितना अधिकार है उतना वोटरों को अधिकार है। तो ये होना चाहिए। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग करेंगे। आखिर में मैं तमाम ही हमारे रौनकाबाद, अब्बास नगर, गुलशनाबाद, माफ करना पोस्टर पे नाम नहीं आया तो इसके लिए मैं माजरत चाहता।
माजरत चाहता हूँ, रियाज मेमन साहब, फरीद भाई, रशीद दादा, मन्नान बेग, रहीम पटेल, अफरोज भाई। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।